नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कैबिनेट ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और फिजी के बीच समझौता ज्ञापन को दी मंजूरी। समझौते के तहत कृषि के सभी क्षेत्रों में क्षमता विकास को बढ़ावा देना है मकसद। कृषि वस्तुओं के विपणन और मूल्य संवर्धन प्रसंस्करण में निवेश को बढ़ावा देना भी उद्देश्य। खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीदी जारी। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 15.31% की हुई वृद्धि। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक खरीदा गया 668.12 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान। नवीकरणीय ऊर्जा पर भारत और फ्रांस के बीच हुआ समझौता। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने का आधार स्थापित करना है मकसद। इस समझौता ज्ञापन में सौर, वायु, हाइड्रोजन और बायोमास ऊर्जा से संबंधित प्रौद्योगिकियां हैं शामिल। और किसानों की आय दोगुना करने की मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किसानों को दी गई गीर की गायें। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किसानों को दी गीर की गायें। खेती किसानी के साथ किसान दुग्ध का भी करेंगे उत्पादन। इससे किसानों को मिलेगा वैकल्पिक आय का स्रोत। और किसान समाचार में हेडलाइंस के बाद आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत के साथ बांग्लादेश, केन्या, नेपाल, नाइजीरिया, रूस और सेनेगल ने संयुक्त रूप से 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने का प्रस्ताव दिया था। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि भोजन का एक अहम हिस्सा होने के नाते विश्व के लिए बाजरा के पोषण और पारिस्थितिकी फायदे को बढ़ावा देने के लिए ये एक बड़ा कदम है। उन्होंने बांग्लादेश, केन्या, नेपाल, नाइजीरिया, रूस और सेनेगल के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को उनके मजबूत समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने सदस्य देशों को इंडियन मिशन द्वारा वितरित बाजरे का आनंद लेने पर अपनी खुशी भी जाहिर की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आईआईटी तिरुपति के 6ठे संस्थान दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने आईआईटी के शिक्षकों और छात्रों से भी संवाद किया। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने आईआईटी तिरुपति के परिसर में लगी एक प्रदर्शनी का भी दौरा किया। उपराष्ट्रपति ने कैंपस में पौधारोपण भी किया। भारत और फिजी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और फिजी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया फैसला। साथ ही भारत और फिजी के बीच समझौता ज्ञापन के तहत कृषि विकास के लिए अवसंरचना का विकास इसका मकसद है। अनुसंधान कर्मियों, विज्ञान विशेषज्ञों और तकनीकी प्रशिक्षुओं का आदान प्रदान करना भी इसमें शामिल है। सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित कर प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन विकास पर जोर। दोनों देशों के निजी क्षेत्रों में बीच संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना है अहम। कृषि वस्तुओं के विपणन और मूल्य संवर्धन, डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण में निवेश को बढ़ावा देना है। कृषि के सभी क्षेत्रों में क्षमता विकास को बढ़ावा देना मकसद। बाजार तक पहुंच के माध्यम से कृषि उत्पादों के प्रत्यक्ष व्यापार को बढ़ावा देने से लाभ होगा। अनुसंधान प्रस्तावों की संयुक्त योजना और विकास और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन। समझौता ज्ञापन के तहत दोनों देशों की कार्यकारी एजेंसियों के माध्यम से एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन होगा। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देना और सहयोग कार्यक्रमों की योजना बनाना काम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत के लिए शिक्षा, शोध और कौशल विकास विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया। वेबिनार के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश के युवाओं में शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने का काम हो रहा है। इस विषय पर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। शिक्षा के क्षेत्र में भारत उत्तरोत्तर तरक्की कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने में शिक्षा, शोध और कौशल विकास का कितना महत्व है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। सर, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को शिक्षा के जरिए पूरा करने का एक संकल्प रखा है। कौशल विकास और शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण देखते हैं?
आज का दिन मैं सोचता हूँ बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जब शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास, इन तीनों का संयुक्त रूप में आत्मनिर्भर भारत के लिए जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, वो विभिन्न ग्रुपों के विस्तार से चर्चा के बाद जो आगे रोड मैप बना है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। बहुत विमर्श हुआ, 6 अलग अलग ग्रुप थे, विशेषज्ञ थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी का हमको मार्गदर्शन मिला। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा क्या ज़रूरत है नौजवानों को आत्मविश्वास की, और उस आत्मविश्वास को उनके हाथों को कौशल से ही संभव हो सकता है, और उसके बाद वो अपना नवाचार करें। जो वोकेशनल हम लोगों ने एजुकेशन की बात की है, स्कूली शिक्षा से वो स्टार्टअप तक जाए और फिर मेक इन इंडिया तक पहुँचे, भारत आत्मनिर्भर हो। और 1 अप्रैल से जो बजट में ये घोषणाएं हुई हैं हमारी शिक्षा की, वो किस तरीके से 1 अप्रैल से क्रियान्वित हो जाए। जो नई शिक्षा नीति 2020 है, जो पूरे देश और दुनिया में जिसके बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, जो लोग खुश हैं, और उसको क्रियान्वित करने के लिए कैसे सब लोग एकजुट होकर के इसका रिजल्ट निकालें, इस पर बहुत गहन विचार विमर्श हुआ। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की भी बात हुई है, कहीं न कहीं वो जो टैलेंट जो हिडन था उसको बाहर लाने में कितनी मदद मिलेगी सर? निश्चित रूप में हमारे यहाँ शोध और अनुसंधान की संस्कृति लगातार, प्रधानमंत्री जी ने पीछे के समय भी कहा था कि जो अनुसंधान की बात की थी, और हमारा जो अनुसंधान होगा उसको जमीनी स्तर पर कैसे करके जो शोध और अनुसंधान है उसको क्रियान्वयन कैसे किया जाए। तो इसलिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 50,000 करोड़ रुपए, शायद देश के इतिहास में ये पहला अवसर है जब केवल शोध और उसके लिए 50,000 करोड़ 5 वर्ष के लिए प्रावधान हुआ है। बच्चों के बस्ते का बोध घटे और ज्ञान का बोध बढ़े, इस संदर्भ में नई शिक्षा नीति कितनी महत्वपूर्ण है? आपको तो मालूम ही है कि उसके बस्ते का बोझ भी कम कर दिया, बच्चों को बिल्कुल पूरा मैदान उसके लिए खाली है, उसके मूल्यांकन का भी पूरा सिस्टम बदल दिया। 360 डिग्री होलिस्टिक मूल्यांकन, जो अपना भी बच्चा स्वयं मूल्यांकन करेगा, उसका दोस्त भी करेगा और उसका अभिभावक भी करेगा तो अध्यापक भी करेगा। और स्कूली शिक्षा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला रहे हैं और वोकेशनल एजुकेशन ला रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो इंटर्नशिप के साथ लाएंगे वो कुछ दिन तो बस्ते को ही नहीं लाएगा, अपने कुछ कौशल का विकास करेगा और उसका ज्ञान बढ़े, रट्टा मारने की प्रवृत्ति घटे। तो बहुत आमूलचूल परिवर्तनों के साथ ये नई शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति में कौशल विकास, नैतिक मूल्यों और संस्कारों के जरिए नए राष्ट्र के चरित्र का निर्माण हो रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण था? ये देश तो पूरे विश्व गुरु रहा है। इसके बारे में एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरितम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। ये तो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण हमेशा से रहा है। हमेशा से इसने दुनिया को लीडरशिप दी है, भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर खड़ी। आज पूरी दुनिया को भारतीय जीवन मूल्य चाहिए, इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार ये कहते हैं हमको इस देश में एक अच्छा नागरिक भी चाहिए, अच्छा मानव भी चाहिए, लेकिन हमको विश्व मानव भी चाहिए, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति वाले हैं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जिनका मानना है कि देश के हर बच्चे को सस्ती और सर्वसुलभ शिक्षा देने के साथ कौशलयुक्त ज्ञान और इसके अलावा नैतिक मूल्य और संस्कार की शिक्षा देने पर सरकार का मुख्य लक्ष्य है, ताकि भविष्य में एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होने के साथ भारत भविष्य का विश्व गुरु बने। मेरे सहयोगी कैमरामैन शुभम के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। सीजन में एमएसपी पर खरीदी जारी है। आइए देखते हैं कि इस खरीदों को आंकड़े के जरिए धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 15.31% की वृद्धि हुई है, जो मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक 668.12 से अधिक लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। साथ ही मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान धान की रिकॉर्ड खरीद की गई। सरकार ने पंजाब से 202.82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है, जो कुल खरीद का 30.35% है। वर्तमान में जारी खरीफ विपणन सत्र में लगभग 97,36,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने 3,09,635.83 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीदा।
मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान दालों और तिलहनों की खरीद से 1,67,964 किसानों को लाभ हुआ है। रबी फसल 2020-21 के तहत आंध्र प्रदेश में एमएसपी पर 37.85 मीट्रिक टन चने की खरीद की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बीज कपास की सुचारू खरीद से 18,97,000 दो किसान लाभान्वित हुए हैं। किसानों से एमएसपी पर 26,716.31 करोड़ रुपए मूल्य की 91,80,412 कपास गांठें खरीदी गई। 5,089 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई। इस दौरान 3,961 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी की गई। हैदराबाद में एक एग्रीटेक कंपनी है कॉर्नेक्स्ट। ये कंपनी दूध उत्पादन और पशुपालन के क्षेत्र में ऐसा अनूठा काम कर रही है कि आप भी सुनकर तारीफ जरूर करेंगे। दरअसल एक स्टडी के अनुसार हमारे देश में अगले 5 साल में पशुओं के लिए चारे की करीब 40% तक कमी हो सकती है। इसी कमी को दूर करने के लिए कॉर्नेक्स्ट कंपनी चारे को ताजा रखने की दिशा में काम कर रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे पशुओं के चारों को कई दिनों तक ताजा रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल का नारा दिया। इसी मंत्र को हैदराबाद की एक स्टार्टअप कंपनी ने एक बिजनेस मॉडल में तैयार किया, जिसे अब लोग फॉलो कर रहे हैं। कॉर्नेक्स्ट क्या है ये कंपनी, क्या है ये स्टार्टअप और क्यों लोग इसे फॉलो करते हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध भारत में पैदा होता है और इसके साथ ही साथ पशुपालन और डेयरी सेक्टर में लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। लोगों की दूध के इस्तेमाल का औसत भी बीते दिनों में बढ़ा है, लेकिन एक परेशानी पशुओं के लिए हरे चारे को लेकर आती है। आखिर हमारे पशुओं को ही तंदुरुस्त रखने वाला चारा नहीं मिलेगा तो दूध में शक्ति कैसे आएगी? एक स्टडी के मुताबिक देश में चारे की किल्लत 2025 तक 40% तक पहुंच सकती है और इसी समस्या के समाधान के लिए चाहिए एक इनोवेटिव सॉल्यूशन की। लेकिन जहां पर समस्या है वहां समाधान भी होता है और हैदराबाद के एक स्टार्टअप कॉर्नेक्स्ट ने, जिन्होंने पूरी समस्या पर काम किया और इस सफर में टीम कॉर्नेक्स्ट की मेहनत और ईमानदारी साफ दिखाई देती है। कॉर्नेक्स्ट हैदराबाद की एक एग्रीटेक कंपनी है। कंपनी ने चारे को लंबे समय तक हरा भरा रखने के लिए काम किया है, जो देश के एक बड़े हिस्से को इस परेशानी का हल आसानी से दे सकती है। माधन क्षत्रिय, अमरनाथ सारागुला, फिरोज अहमद की साझा मेहनत ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और इसके लिए इन्हें नेशन स्टार्टअप अवार्ड दिया गया। We never thought of making smaller bales. We never thought. When it went to the market, the handling of 400 kilograms bales was very difficult by these farmers. 1.5 crore is unimaginable to an Indian dairy farmer or Indian entrepreneur, village level entrepreneur. So without changing the scientific principle, we have achieved almost 1.5 years of complete R&D. We have achieved a quality of silage which is equivalent to European balers. So that is where, and we have got the patent also for that. We are making a rural fodder entrepreneurship करके हमने एक प्रोग्राम बनाया है, where in which whoever buys this small baler machine, we are taking care of every aspect of the entrepreneurship model. तो इन नई तकनीक से किसानों की लागत भी कम हुई और इसी वजह से पूरी दुनिया में इस प्रोडक्ट को पहचान मिली है। कंपनी भारत के 20 राज्यों के अलावा केन्या, कुवैत, नेपाल, थाईलैंड और बांग्लादेश में भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। कॉर्नेक्स्ट अपनी स्टार्टअप सफर के दौरान इस सेक्टर में दूसरे स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दे रही है। गांवों में युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए कंपनी ने फ्रेंचाइजी मॉडल पर भी काम शुरू कर दिया है। अभी तक 100 युवा कंपनी के साथ जुड़ भी चुके हैं। कंपनी की योजना ई कॉमर्स सेक्टर में भी आने की है। योजना एक नए किसान कारोबारी नेटवर्क बनाने की भी है, जिससे किसानों को विश्व स्तर की तकनीक सस्ते दामों पर मुहैया कराई जा सके और मेक इन इंडिया को बढ़ावा भी मिले। आत्मनिर्भर भारत देश में तभी सफल हो सकता है जब भारत के गांवों में ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स तैयार हो। और अब जब ई कॉमर्स की ताकत किसानों के हाथों में आई है,
तो इससे देश एक अलग मुकाम पे जा सकता है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, आप देखते रहिए किसान समाचार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फोकस प्रोडक्ट के लिए उत्पादों को अंतिम रूप दिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के परामर्श से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फोकस प्रोडक्ट के तहत उत्पादों को अंतिम रूप दिया। देश भर के 728 जिलों के लिए कृषि, बागवानी, पशु, पोल्ट्री, दूध, मत्स्य पालन और जलीय कृषि, समुद्री क्षेत्रों से उत्पादों की पहचान की गई है। इसके अलावा उत्पादों की सूची को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जानकारी लेने के बाद अंतिम रूप दिया गया है। इन उत्पादों को भारत सरकार की योजनाओं के समावेश के माध्यम से एक समूह दृष्टिकोण से बढ़ावा दिया जाएगा। इससे किसानों की आय बढ़ाने के अंतिम उद्देश्य के साथ इन उत्पादों के मूल्य में वृद्धि की जा सकेगी। पहचान किए गए उत्पादों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की PMFME योजना के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। ये योजना प्रमोटरों और सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। कई उत्पादों में अन्य विभागों के संसाधनों और पहुंच का समावेश इसमें शामिल है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं से ODOFP की मदद करेगा। राज्य सरकारों द्वारा ODOFP के कार्यान्वयन से किसानों को लाभ होगा, साथ ही और कृषि निर्यात में बढ़ोतरी होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार कृषि निर्यात में बीते दिनों की अवधि के दौरान 9.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत सरकार द्वारा निर्यात में सुधार के लिए मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम की जगह निर्यात किए जाने वाले उत्पादों को निर्यात शुल्क और कर में छूट स्कीम लॉन्च की गई थी। इसके कृषि निर्यात में इसी अवधि के दौरान 9.8% की वृद्धि हुई है। सरकार का लगातार प्रयास रहा है कि कृषि और अन्य उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार बढ़े और देश के किसानों के उत्पादों की वैश्विक बाजार में मांग बढ़ने से किसानों के लिए आय बढ़ाने के विकल्प खुले। बनारस को बनासकांठा से जोड़ने की अनूठी पहल हुई है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बनारस के 100 किसानों को बनासकांठा की गीर गाय देकर इस सुखद पहल की शुरुआत की है। आइए देखते हैं वाराणसी संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह की ये रिपोर्ट। गंगा और गिर अब एक हो गए हैं। कृष्ण की नगरी से बाबा विश्वनाथ की काशी में गिर गायें लाई गई हैं और श्रेय है इसका
वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कारण प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो और खेती किसानी के साथ किसान दुग्ध का भी उत्पादन करें। गीर गाय कृष्ण भगवान की। तो भगवान कृष्ण किस तरह के गायों को पालन करते थे, उसके साथ कैसी बातें करते थे, बंसी बजाते थे, ये सब कुछ करते थे मित्रों। और ऐसी गीर गाय जब ये बनारस में आ रही है, तो बनारस हमारी काशी तो संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है और गंगा की भूमि है। और आज हमारी गाय माता की भी भूमि बनने जा रही है मित्रों, गाय माता की भी भूमि बनने जा रही है। राज्यपाल ने किसानों को गिर गायें दी। इन किसानों को बनासकांठा ले जाकर ट्रेनिंग दी गई है और इन्हें पता है कि गायों का कैसे ख्याल रखना है। इन्हें किसानी और गायों से खूब लाभ होगा। हमको गिरी गाय मिली है, हम उससे हमारा विकास होगा, हमारे परिवार का विकास होगा, उसको हम अच्छी तरह से पालेंगे, खिलाएंगे। क्योंकि हम लोगों को वहाँ से ट्रेनिंग दिया गया और बताया गया कि किसानों को किस तरह से ट्रेनिंग के साथ साथ और चीजें और गायों को रखना है। उन गाय से हम लोग अपने यहाँ गाय को गीला चारा खिलाते हैं, लेकिन गाय को सूखा चारा खिलाने से फैट भी बढ़ता है और गाय किसान की आमदनी भी होगी। गिर गाय हमें नहीं पता था कि गुजरात में गिर गाय क्या है क्या नहीं है। उसके पहले हमें नहीं पता था कि श्वेत क्रांति क्या है। वहाँ हम गए, वहाँ पे हमें 1 हफ्ते की जब ट्रेनिंग दी गई, बताया गया कि ये गिर गाय है, इसमें इसके मूत्र में जो है स्वर्ण के कण पाए जाते हैं, इसमें चांदी के कण पाए जाते हैं, इसके दूध में बहुत ही पौष्टिक है जो कि दुनिया की किसी गाय या भैंस में नहीं है। गिर गाय की अपनी महत्ता है। दूध बहुत पौष्टिक होता है, साथ ही इसका मूत्र भी उपयोगी है और बहुत संवेदनशील भी। भगवान कृष्ण की नगरी से बाबा विश्वनाथ की नगरी में ये गिर गायें आई हैं। ये गिर गायें, इनका दूध पौष्टिक है, यहाँ के किसानों की आय बढ़ाएंगी और साथ ही यहाँ के क्षेत्र को भी पवित्र करेंगी। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, शाहजहाँपुर, वाराणसी। नवीकरणीय ऊर्जा और भारत और फ्रांस के बीच समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के गणराज्य के बीच समझौता हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने का आधार स्थापित करना है। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य आपसी लाभ, समानता और पारस्परिक संबंधों को मजबूत बनाना है। इस समझौता ज्ञापन में सौर, वायु, हाइड्रोजन और बायोमास ऊर्जा से संबंधित प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। समझौता ज्ञापन के तहत वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मियों का आदान प्रदान और प्रशिक्षण पर जोर है। कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन, उपकरणों, तकनीकी जानकारी और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना अहम है। और आइए अब देखते हैं कि किसान कैसे करे धनिये की खेती और धनिये की खेती करते समय किसान क्या रखें सावधानियां। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग, चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है।
इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तोड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।